हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, पिछले कई सालों से लगातार हम बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चों की बिल्कुल निःशुल्क प्रिपरेशन करवाते हैं। और उसी कड़ी में पिछले काफ़ी दिनों से लगातार जो लाइव क्लास चल रही थी, आज की क्लास में उन सभी लाइव क्लासों का जो है कंप्लीट निचोड़ में इस वीडियो के द्वारा आपको देना चाहता हूं। आज हम एक पेपर सॉल्यूशन के द्वारा अपने जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उनका रिवीजन करेंगे। और आज का ये पेपर सॉल्यूशन, आज का ये मॉडल पेपर मेरे दोस्तों कम से कम आपको बीएससी नर्सिंग के अंदर बायोलॉजी के 10 से लेकर के और 15 प्रश्न सही करवाएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हर एक प्रश्न से 5 नए प्रश्न तैयार करेंगे हम, और पूरा निचोड़ बायो का आज हम रख देंगे इस मॉडल पेपर के द्वारा। इस मॉडल पेपर का पार्ट नंबर फर्स्ट में आज करवा रहा हूं और पार्ट नंबर सेकंड में कल करवाऊंगा। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करें। और मेरे दोस्तों, आपको इस प्रकार के अगर मॉडल पेपर की जरूरत है तो ऐसे मॉडल पेपर हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए हैं, फार्मेसी और पैरामेडिकल के लिए हैं। आपने अभी तक अगर ये मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो मेरे दोस्तों तुरंत लीजिएगा, आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन मेरे इस मॉडल पेपर से पहले भी कई बार आए हैं, इस बार भी आएंगे। मॉडल पेपर लेने के लिए आप 9828721229 इस नंबर के ऊपर आप 100 रुपए गूगल पे या फोन पे कर दीजिएगा या पेटीएम कर दीजिएगा, और उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे तुरंत मैसेज कीजिएगा। अगले कुछ ही समय में आपके ऊपर ये सारी पीडीएफ पेपर की व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। मेरे दोस्तों, आपको कॉल करने की कतई जरूरत नहीं है, भरोसा रखना है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से लगातार मैं आपको लाइव क्लास के द्वारा पढ़ा रहा हूं, आपकी तैयारी को बेहतर बना रहा हूं। तो आगाज करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पुष्प एक रूपांतरित है। मेरे साथियों आंसर देते रहें, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी साथ में तो भी चीजें बताता रहूंगा। तो पुष्प किसका मॉडिफिकेशन है मेरे दोस्तों? रूट का है कि शूट का है? मैं तो इन दोनों में से ही आपसे ऑप्शन पूछना चाहता हूं। वेरी गुड मिस्टर सुनील, मिस्टर रमेश, दिव्यांशी, शालिनी, वेरी गुड। सभी बच्चे जो लाइव से जुड़े हैं, पहले तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पुष्प जो है वो किसका रूपांतरण है मेरे दोस्तों? सूट का रूपांतरण है, प्ररो का रूपांतरण है। फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। याद रख लेना मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। आगे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, अनुन्मिल्य परागगण पाया जाता है। अब मेरे दोस्तों पहले तो आप ये जान लो कि एक होता है अनुन्मिल्य और एक होता है उन्मिल्य। अब देखो मेरे दोस्तों, अनुन्मिल्य को अपन क्लिस्टोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि यदि किसी फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है, और ये फ्लावर पूरी तरह से पेटल्स एंड सेपल्स से ढका हुआ है, बाह्य दल और दल से ढका हुआ है, मतलब पुष्प बंद है। जब पुष्प परिपक्व होने के बाद भी बंद रहता है तो ऐसे पुष्प को अनुन्मिल्य पुष्प कहते हैं। याद रख लेना, ऐसा पुष्प जो मैच्योर तो हो गया लेकिन फिर भी उसकी पंखुड़ियां खुली नहीं, पुष्प बंद है। तो आप मुझे बताओ, स्वपरागण होगा ऐसे पुष्प में कि पर परागण होगा? जल्दी बताइएगा, आपके आंसर का इंतजार है मेरे दोस्तों। ऐसे पुष्प में क्या होगा? स्वपरागण होगा कि पर परागण? सेल्फ पोलिनेशन होगा कि क्रॉस पोलिनेशन? वेरी गुड मेरे दोस्तों। सुभाष, वेरी गुड। यहां पे होगा सेल्फ पोलिनेशन। क्या? सेल्फ पोलिनेशन होगा मेरे दोस्तों। और इस तरह का पुष्प किसके अंदर पाया जाता है? आपसे ऑप्शन पूछा गया है, यहां पे आप ही आंसर बताएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा, एक दो बड़ी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बिल्कुल अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है बिल्कुल ऊपर वाले का सही है वायोला। बिना निषेचन के नए पौधे के विकास को क्या कहते हैं? बताइएगा। बिना निषेचन के नए पौधे का विकास, बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है ना? जल्दी बताइएगा, अनिषेच या फिर अनिषेक जनन कि असंग जनन कि सूक्ष्म प्रवर्धन? नाम से ही पता चल रहा है बिना निषेचन के नया पौधा उत्पन्न होगा तो अनिषेक जनन। यहां आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मेरे साथियों, आप आंसर देना। अगर बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए तो ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं? बताओ देखें, ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं? ऐसे फ्रूट को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट।
अनिषेक जनित फल। याद रख लेना मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर बिना निषेचन के या नए पौधे की जगह फल लिखा होता तो फिर आपका आंसर क्या होता? आपका आंसर होता है अनिषेक फलन। ठीक है ना, बिना निषेचन के फल बढ़ने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, अनिषेक जनन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप ही देंगे। पादपों में अवशोषित जल का जाइलम तक पहुंचने का, पादपों के द्वारा अवशोषित जल का जाइलम तक पहुंचने का कौन सा मार्ग, जाइलम तक पहुंचने का कौन सा मार्ग प्रतिरोध वाला है? आपको बताना है कि किस मार्ग के अंदर ज्यादा प्रतिरोध होते हैं। एपोप्लास्ट होगा कि सिम्प्लास्ट होगा कि पारकला होगा कि रसधानी यानी वैक्यूलर पाथवे होगा? कौन सा होगा, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, सिम्प्लास्ट। अब इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो है, इससे मैं एक नया प्रश्न भी आपके लिए बनाऊंगा। अप्रतिस्पर्धी निरोधक वे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम के, अब देखो, एक होता है प्रतिस्पर्धी संदमक और एक होता है अप्रतिस्पर्धी संदमक। इंग्लिश में आप इन्हें नॉन कॉम्पिटेटर इनहिबिटर बोलते हैं। तो नॉन कॉम्पिटेटर इनहिबिटर जो होते हैं वो एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ते हैं क्या, या सक्रिय स्थलों को नष्ट करते हैं, या संरचनात्मक बदलाव करते हैं, या कोई बदलाव नहीं करते। मेरे दोस्तों संक्षेप में ये बात भी समझाना चाहता हूं ताकि आप कभी गलत नहीं करो। मेरे दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि हमारे पास में ये एक क्रियाधार है, ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, और इस क्रियाधार से यहां पर जुड़ने के लिए ये सक्रिय स्थल है। तो अब मेरे दोस्तों इससे हम जुड़ने के लिए हमारे पास में एक क्या है मेरे दोस्तों, इससे जुड़ने के लिए हमारे पास में ये एक एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम है मेरे दोस्तों। अब एंजाइम यहां पे आकर के जुड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन एंजाइम के साथ साथ इसी घोल के अंदर इस क्रियाधार के साथ ये एंजाइम मुझे जोड़ना है, लेकिन एंजाइम के साथ साथ यहाँ एक और पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? अप्रतिस्पर्धी संदमक। मतलब ये पदार्थ जो है ये एंजाइम के साथ कोई कंपटीशन नहीं करता। ये क्या करता है? ये इस अभिकारक के किसी इस सक्रिय स्थल को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर आकर जुड़ जाता है। जैसे ही क्रियाधार के दूसरी किसी जगह पर जुड़ता है तो क्रियाधार की संरचना बदल जाती है। जब क्रियाधार की संरचना बदलती है मेरे दोस्तों तो फिर एंजाइम यहाँ जुड़ ही नहीं पाता, और ऐसी परिस्थिति में ये हमारी जो अभिक्रिया है या तो वह वहीं रुक जाती है या उसकी दर धीमी पड़ जाती है। तो कुल मिलाकर के मेरे दोस्तों याद रखना, ये संरचनात्मक संगठन में क्या कर देंगे? बदलाव कर देंगे। और यहाँ अप्रतिस्पर्धी की जगह में प्रतिस्पर्धी लिखता तो आंसर क्या होता बताओ? कॉम्पिटिटर इनहिबिटर क्या करते हैं? अगर यहाँ कॉम्पिटिटर इनहिबिटर होता है मेरे दोस्तों तो ये क्रियाधार के, याद रखना, तो ये क्रियाधार के इन सक्रिय स्थलों से जुड़ते, मतलब जहां एंजाइम जुड़ना चाहिए वहां आकर के ये संदमक पदार्थ जुड़ जाते। इस वजह से एंजाइम को जगह ही नहीं मिलती, और जब एंजाइम यहाँ बिल्कुल भी जुड़ नहीं पाता तो अभिक्रिया वहीं स्टॉप हो जाती। तो बताओ ज्यादा खतरनाक कौन हुए? ये कॉम्पिटिटर इनहिबिटर हुए कि नॉन कॉम्पिटिटर इनहिबिटर हुए? जल्दी बताइएगा, ज्यादा कौन रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे? अब इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, सभी बच्चे आंसर देते रहें, वेरी गुड, शाबाश। एक बार अगर आपको इस चैनल पर आपको जो भी मैं स्टडी मटेरियल देता हूं, आपको अगर ये चीजें पसंद आ रही है मेरे दोस्तों तो आप आखिर क्यों नहीं शेयर करते हैं? थम्स अप का साइन करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें मेरे दोस्तों। साथ ही साथ मैं आप सभी से आग्रह करता हूं मेरे दोस्तों, आप सभी को ये मॉडल पेपर लेने चाहिए, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। दावे के साथ कह रहा हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्तों। आप भी लीजिए और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, 100 रुपए है, वैसे ही हम खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जरूर लेना चाहिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके ये मॉडल पेपर तुरंत ले लेने चाहिए। अब सुनिएगा, अब अगले प्रश्न पे थोड़े से नीचे आ गए हम। तो अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे दोस्तों वो है प्रकाश तंत्र फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड का अभिक्रिया केंद्र। जल्दी बताओ, देखें, फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर और फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है? मेरे दोस्तों फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर होता है P700 और सेकंड का होता है P680। याद रखना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है, ठीक है ना। रिएक्शन सेंटर क्या होते हैं? रिएक्शन सेंटर किसे कहते हैं बता सकते हो?
मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन सेंटर होते कहाँ हैं, ये थाइलेकोइड जो होता है ना, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। ठीक है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन से फोटो सिस्टम जुड़े होते हैं। मेरे दोस्तों इन फोटो सिस्टम के अंदर एक क्लोरोफिल का अणु होता है, जो सबसे मुख्य अणु होता है, वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। जो भी सूर्य का प्रकाश आता है उसकी जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को लेकर के एक क्लोरोफिल का अणु जो है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उस अणु को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। तो मेरे दोस्तों फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला अणु कौन है, P700, और सेकंड में कौन है, P680। चलो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों, देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। ठीक है, क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण के केमी ऑस्मेटिक सिद्धांत को किसने दिया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने पहले दो बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे यह बताइएगा। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, सुनिएगा। देखिए, एक होता है ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक होता है मेरे दोस्तों फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। आप मुझे पहले इतना बता दो कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा फॉस्फोराइलेशन है जो रेस्पिरेशन के दौरान चलता है, जल्दी बताओ। देखें, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलता है कि फोटो फॉस्फोराइलेशन। अरे वाह, क्या बात है दोस्तों, वास्तव में दिल खुश कर दिया आपने। बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो श्वसन के दौरान चलता है ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण और प्रकाश संश्लेषण के दौरान फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट। मेरे दोस्तों जब हरित लवक के ऊपर प्रकाश पड़ता है तब उसमें जो एनर्जी बनती है उसको तो कहते हैं प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। और श्वसन के दौरान जो हम एनर्जी बनाते हैं ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा, वो है आपकी ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये सिद्धांत किसने दिया था ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण का, रसोपरासरणी सिद्धांत, केमी ऑस्मेटिक थ्योरी, ये दी थी किसने मेरे दोस्तों, पीटर मिशेल ने। किसने दी थी, पीटर मिशेल ने, याद रखना मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या, पादपों में किस वृद्धि नियंत्रक को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जल्दी बताइएगा। पौधों के अंदर ऐसा कौन सा वृद्धि नियंत्रक है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, तो बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही होगा। देखो, एक तो है यहाँ पे IAA, दूसरा है ABA। पहले दिन के नाम सुन लो, अब फिर आप बता पाओगे। ABA का मतलब होता है एब्सिसिक अम्ल। ABA का मतलब क्या होगा यहाँ पर, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है IBA। जहां पे IBA लिखा हुआ है मेरे दोस्तों या IAA लिखा हुआ है, इसका मतलब है इंडोल एसिटिक एसिड, यानी इसे ऑक्सीन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, ऑक्सीन कहते हैं मेरे दोस्तों। तो ये तो क्या हो गया आपका ऑक्सीन, ये क्या हो गया एब्सिसिक अम्ल। तो अब आप मुझे बता दो इन दोनों में से स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है प्लांट के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों के एब्सिसिक एसिड आंसर आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए प्लांट के अंदर हार्मोन दो टाइप के होते हैं, एक तो वर्धी प्रेरक, एक वर्धी में मदद करने वाले। वर्धी प्रेरक होते हैं तीन, ऑक्सीन, जिबेरेलिन और साइटोकाइनिन। इसके ऊपर मैं लाइव क्लास लेके आऊंगा मेरे दोस्तों वर्धी हार्मोनों पे। और दो होते हैं वर्धी रोधक। कौन से वर्धी रोधक हैं, एक होता है मेरे दोस्तों एब्सिसिक अम्ल और एक होता है इथाइलिन। एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन, तो याद रखना स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑक्सीन का क्या काम है दोस्तों, ऑक्सीन का काम है किसी भी पुष्प के अंदर शीर्षस्थ प्रभाविता, एपिकल डोरमेंसी में मदद करना। अब देखिएगा, फाइटोक्रोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, फाइटोक्रोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, जल्दी बताइएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, पिछले वाले मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया था, तो अब आप जल्दी बताओ देखे किसने की थी। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, फाइटोक्रोम की डिस्कवरी किसने की थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो सुनिएगा, फाइटोक्रोम की डिस्कवरी की थी मेरे दोस्तों किसने, तो गार्नर एंड एलार्ड ने। याद रखना, गार्नर एंड एलार्ड ने।
अब इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में शामिल है? आज से एक दिन पहले मैंने लाइव क्लास में ये प्रश्न करवाया था। बताओ सबसे पहले आंसर किसका आता है? अभी पता चल जाएगा कि कौन पढ़ता है और कौन नहीं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल, का मतलब है परंपरागत। परंपरागत का मतलब है प्राचीन समय से ही हम जैव प्रौद्योगिकी के कौन से तकनीक को नहीं अपना रहे थे। मतलब ये इसने पूछा है उदाहरण कौन सा नहीं है, तो पहले परंपरागत को अलग कर लो। तो दूध से दही बनाना तो हम जानते ही थे पहले से, गन्ने से सिरका बनाना हम जानते थे, शर्करा से बियर बनाना हम जानते थे, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा औषधि बनाना, ये क्या परंपरागत बायोटेक्नोलॉजी का भाग है क्या? नहीं, ये तो आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी का भाग है। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? M13, ये भी देखो बायोटेक्नोलॉजी से है और ये भी मैंने अभी आपको बताया है। आप सभी का आंसर ये सही होना चाहिए, कोई गलत नहीं करे मेरे साथियों। सभी एक बार लाइक ठोको, देखें, देखिएगा मेरे दोस्तों। M13, पहले तो M13 फेज है क्या मुझे बताओ? ये प्लाज्मिड है कि बैक्टीरियोफेज है कि कॉस्मिड है? बताओ देखें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश मेरे दोस्तों। आपके लिए मैं क्लैप करता हूं, आपके लिए मैं ताली बजाने का मन करता है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में आपके आंसर आ रहे हैं वो मुझे एक तरह से एनर्जी दे रहे हैं, या मैं मेरी सीट से खड़ा हो चुका हूं मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश मेरे साथियों। सभी का आंसर एक ही आ रहा है कि M13 फेज सर एक बैक्टीरियोफेज है, और बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है वायरस। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है? वायरस। तो ये एक तरह का वायरस है मेरे दोस्तों। इसी तरह का एक और वायरस होता है जिसका नाम है लैम्डा फेज। क्या नाम है? लैम्डा फेज। लैम्डा फेज और M13 फेज, इन दोनों का यूज जानते हो क्या है? इन दोनों का यूज बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डीएनए वेक्टर के रूप में किया जाता है, डीएनए वाहक के रूप में किया जाता है। ये क्लोनिंग वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? क्लोनिंग वेक्टर है मेरे दोस्तों। इनके साथ में हम कोई भी डीएनए खंड जोड़ करके और किसी भी पर्पोसी सेल में ट्रांसफर करते हैं। वैसे ये तीनों ही वेक्टर है, कॉस्मिड भी है, बैक्टीरियोफेज भी है, प्लाज्मिड भी है। लेकिन यहाँ आपका आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोटोलेरिया जंसिया से प्राप्त रेशा क्या कहलाता है? क्रोटोलेरिया जंसिया। तो पिछले पेपर में शायद दो प्रश्न से दो मिस प्रिंट थे, तो उन्हें आप थोड़ा सुधार भी लेना। क्रोटोलेरिया जंसिया, इससे जो रेशा प्राप्त होता है वो रेशा होता है मेरे दोस्तों किसका? षण का, याद रख लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस गैस की उपस्थिति की वजह से, किस गैस की उपस्थिति की वजह से बायोगैस की क्षमता प्राकृतिक गैस से कम हो जाती है? बताइएगा, बायोगैस की क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी है? बायोगैस की क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर आप जल्दी बताइएगा। शाबाश मेरे दोस्तों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों का CO2 आंसर आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, मनुष्य की जो त्वचा है उसका विकास कौन से जर्मिनल लेयर से हुआ है? जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्तों। मनुष्य की जो त्वचा है उसका विकास कौन सी जर्मिनल लेयर से हुआ है? जल्दी बता दो, देखें। मीजोड्रम से, एक्टोड्रम से, एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम से, या एक्टोड्रम एंड मीजोड्रम से? जल्दी कीजिए मेरे साथियों, जल्दी कीजिए मेरे शेरों। सबसे पहला आंसर, सबसे पहला आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का ऑप्शन सी आ रहा है, एक्टोड्रम एंड मीजोड्रम। ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। हेटेरोसिस्ट किससे संबंधित है? हेटेरोसिस्ट, मैंने आज से एक दो दिन पहले एक वीडियो के द्वारा मैंने ये जानकारी बताई थी हेटेरोसिस्ट के बारे में। पहले तो मुझे ये बताओ, पहले आप आंसर दो फिर मैं समझाता हूं इसको। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का नो स्ट्रोक आंसर आ रहा है। अब सुन लो पहले हेटेरोसिस्ट क्या है मेरे दोस्तों। जो नीले हरे शैवाल होते हैं ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इन नीले हरे शैवाल के अंदर क्या होता है कि एक बहुत ही बड़े आकार की कोशिका पाई जाती है, ठीक है। ये बाकी कोशिका तो है सारी छोटी छोटी, और एक इनके शरीर में बड़ी कोशिका होती है। ये जो बड़ी वाली, अब सभी कोशिका एक जैसी है क्या? नहीं है। तो जब कोई असमान आकार की कोशिका होगी तो उसे कैसी सिस्ट कहोगे, कैसी सेल कहोगे? हेटेरोसिस्ट ही तो कहोगे। तो मेरे दोस्तों, नो स्ट्रोक में एक बड़े आकार वाली कोशिका होती है, उसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट में निफ जीन होता है। कौन सा जीन होता है? NIF, निफ जीन। और निफ जीन नाइट्रोजन का क्या करता है? फिक्सेशन। तो अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाए तो कि भाई नो स्ट्रोक के अंदर निफ जीन वाली कोशिका कौन सी है? हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट किसका करती है जो है संश्लेषण में दोस्तों? तो करेगी नाइट्रोजन का फिक्सेशन। किसका फिक्सेशन करेगी? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी मेरे दोस्तों। 20 प्रश्न आज मैं करवाऊंगा और इसके 20 प्रश्न मैं कल करवाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 20 प्रश्न अभी करवाऊंगा और 20 कल करवाऊंगा। निष्क्रिय पेप्सिनोजन, निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है किसकी उपस्थिति में, जरा बताना। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होगा। तो मेरे दोस्तों याद रखना, हमारे स्टोमक के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां होती है, ठीक है, और उस जठर रस के अंदर, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर मेरे दोस्तों निष्क्रिय पेप्सिनोजन पाया जाता है, प्रोरेनिन पाया जाता है मेरे दोस्तों। तो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय कौन बनाएगा, तो सक्रिय बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और मुझे आप बता सकते हो रेनिन का काम क्या है। रेनिन का काम है दूध की प्रोटीन को पचाना। तो पित्त रस कौन स्रावित करता है मेरे दोस्तों, लीवर स्रावित करता है। और टाइलिन किसके अंदर होता है मेरे दोस्तों, लार रस में होता है, याद रखना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्राम अवस्था के अंदर, विश्राम अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, श्वसन दर क्या होती है मेरे दोस्तों, जल्दी बता दीजिएगा। क्या श्वसन दर होती है एक नॉर्मल व्यक्ति की, तो जल्दी बताइएगा। तो मेरे दोस्तों जो श्वसन दर होगी वो होगी क्या, 16 से 20 प्रति मिनट, 16 से 20 प्रति मिनट, यानी एक मिनट में आप 16 से लेकर 20 बार श्वसन करते हैं विश्राम अवस्था में। ठीक है, सामान्य अवस्था भी कह सकते हो। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की उत्पत्ति किस जर्म लेयर से हुई है, जल्दी बताओ। देखिए मेरे दोस्तों, जर्म लेयर टोटल 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, जब भ्रूण बनता है तो सबसे पहला जो भ्रूण बनता है उसे कहते हैं मोरूला, मोरूला से बनता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बनता है गैस्टुला, गैस्टुला भ्रूण में 3 जनन स्तर होते हैं। सबसे बाहर वाले को क्या कहते हैं, सबसे बाहर वाले को एक्टो, बीच वाले को मीजो, अंदर वाले को एंडो। ठीक है ना, ये 3 जर्मिनल लेयर होती है मेरे दोस्तों। तो बताइए हार्ट की उत्पत्ति किससे हुई है, हार्ट मीजोडर्मल है। वेरी गुड शाबाश। इसके बाद मनुष्य की किडनी, मनुष्य की किडनी किस तरह की है मेरे दोस्तों, मानव की जो किडनी है वो प्रोनेफ्रिक है, मेटानेफ्रिक है, मीजोनेफ्रिक है, या फिर आप बताओ तीनों ही तरह की है। मानव की किडनी किस प्रकार की है, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया मेरे दोस्तों, आप बताइएगा। मानव की किडनी जहां मेटा नाम आए, मेटा, ठीक है, प्रो नाम आए तो समझ लेना सबसे कम विकसित, मीजो नाम आए तो मध्यम विकसित, और मेटा नाम आए तो सबसे ज्यादा डेवलप। तो भाई हमारी किडनी तो सबसे ज्यादा डेवलप टाइप की तो है, तो इसलिए हमारी किडनी होगी मेटानेफ्रिक। मेटा का मतलब सबसे बढ़िया विकसित। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में अगला और अंतिम प्रश्न है ये आज की सीरीज का, और वो है कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका कहते किसको है मेरे दोस्तों, क्रेनियल नर्व का मतलब क्या होता है, क्रेनियल नर्व का मतलब है जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व होती है उन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं, और स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व को हम स्पाइनल या मेरु नर्व कहते हैं। कितनी जोड़ी होती है मेरे दोस्तों, 12 जोड़ी होती है, याद रख लेना, बड़ी बात है। अब मैं आपसे एक बहुत ही बड़ी बात और मुख्य बात करना चाहता हूं मेरे साथियों, आपसे एक छोटी सी हेल्प की जरूरत है। ठीक है, और वो हेल्प ये है कि ये अब आपके पास करीब करीब मेरे दोस्तों 20 से 25 दिनों का समय है। हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं, ठीक है, आप जो हैं ईमानदारी के साथ इन 25 दिनों में मेहनत कीजिएगा। आपका सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा मेरे दोस्तों। प्लीज आपसे निवेदन करता हूं, बढ़िया पढ़िएगा, अपना करियर बनाइएगा, अपना सपना पूरा कीजिएगा, आपके माता पिता का सपना पूरा कीजिएगा। ये टाइम बार बार आपको नहीं मिलने वाला, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला मेरे दोस्तों। क्या पता अगली साल से नीट से ही बीएससी नर्सिंग की सीटें भरी जानी शुरू हो जाएगी, तो फिर बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए इस मौके को गंवाना नहीं है, रात दिन एक कर दें, और ये 25 दिन को 50 दिन में कैसे बदला जाए उस बारे में सोचिएगा मेरे दोस्तों। इसके अलावा मैंने ये जो 15-20 जो प्रैक्टिस सेट मेरे बनाए हुए हैं ये तो आप जरूर लें, और इन्हें कम से कम 4 से 5 बार आप प्रैक्टिस करें, और तुरंत अभी के अभी मैं कहता हूं जिन जिन बच्चों ने नहीं लिया है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं अभी के अभी आप इस मॉडल पेपर को खरीदें। 9828721229, इस पे तुरंत आप 100 रुपए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम भेज करके, और मेरे इसी नंबर के ऊपर मेरे दोस्तों मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल दें। मैं आधे घंटे में या 15 मिनट में आपके ऊपर पीडीएफ डाल दूंगा। आप निश्चिंत रहें, आप भरोसा रखें, आपको फोन करने की कतई जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए मैं इंग्लिश मीडियम में दूंगा, हिंदी मीडियम में चाहिए हिंदी मीडियम में दूंगा, फार्मेसी, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग, और पैरामेडिकल में भी बीआरटी, बीएमएलटी, इनके साथ ही साथ आपको पिछले सालों के पेपर भी मिलेंगे।
ठीक है मेरे दोस्तों। और मेरे द्वारा अगर कुछ स्टडी मटेरियल और भी होगा तो मेरी तरफ से पूरी हेल्प मिलेगी। और जिन बच्चों ने मॉडल पेपर लिए हैं उनको ही क्वेश्चन बैंक मिलेगी, मैं क्लियर और सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं। तो इसलिए आप मॉडल पेपर जरूर ले लें। मॉडल पेपर लेने के लिए 9828721229 इस नंबर को अच्छी तरह से देख लें और इसी नंबरों पे आपको 100 रुपये गूगल पे या फोन पे करने हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों एक बार आपसे निवेदन करूंगा, जाते जाते हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेरे दोस्तों, आज शपथ करिए, सौगन खाइएगा। ठीक है, अपने माता पिता को अपने दिल के अंदर रख करके, ठीक है, कि मैं आने वाले 25 दिनों तक हर हाल में बढ़िया मेहनत करूंगा और मेरी एक गवर्नमेंट सीट पे सिलेक्शन करवा के रहूंगा। यह शपथ लीजिएगा और बढ़िया जम के मेहनत कीजिएगा। एक बार इस वीडियो शेयर कर दो, अपने स्टेटस पर डाल दो मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।